सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पाठ 5 गलता लोहा कहानी का अध्ययन करेंगे। इस कहानी के लेखक शेखर जोशी हैं। पूर्व में आपने इस कहानी के अंतर्गत पढ़ा था कि कहानी का एक पात्र मोहन, वह लोहार का कार्य करने वाले लोगों का जो समूह रहता है उस समूह की ओर जाता है और उनके कार्य करने की जो कला है उसे देखता और सुनता है। साथ ही आपने इसमें पढ़ा था कि मोहन के पिता एक गरीब व्यक्ति हैं, एक गरीब पुरोहित का कार्य करने वाले थे और अपनी वृद्धावस्था के कारण वे ज़्यादा कार्य नहीं कर पाते हैं। उसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए हम कहानी का अध्ययन करते हैं। मोहन अपने पिता का भार हल्का करने के लिए खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है। लेकिन जैसे उसने हंसुए मतलब दराती दराती की धार पर हाथ फेरते उसे देखा तो उसे लगा कि वह पूरी तरह से भोंटी धारहीन हो चुकी है। धनराम अपने बाएं हाथ से धोखनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पलट रहा था। धनराम नामक जो पात्र है वह बाएं हाथ से धोखनी फूंकता हुआ, धोखनी आग आग के अंदर हवा डालने के काम आती है, वह धोखनी होती है, तो उससे वह हवा फूंक रहा था और दूसरे हाथ से भट्टी में गर्म होते जो लोहा था उसको उलट पुलट कर रहा था। और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पार की निगाहों से देख रहा था। और जो मोहन है वह उस भट्टी से दूर होकर एक खाली जो कनस्तर डिब्बा है उसके ऊपर बैठकर अब उसकी कारीगरी को बहुत ही पार की निगाहों से, अनुभवी नजरों से देख रहा था। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। मोहन ने धनराम से पूछा, मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, मास्टर साहब भी क्या आदमी थे लला, अभी पिछले साल ही गुजरे। और धनराम की आंखें चमक उठी। उसने अपने गुरुजी, अपने अध्यापक के बारे में कहा कि वे भी क्या अच्छे व्यक्ति थे, अभी पिछले साल ही उनकी मृत्यु हुई है। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। वह कहता है, सच में कहूँ तो जीवन के आखिरी समय तक मुझे उनकी छड़ी का डर लगा रहता था। छड़ी अर्थात डंडा। दोनों हो कर हंस दिए, दोनों खिलखिलाकर हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। कुछ समय के लिए दोनों छात्र, कौन, मोहन और उसका मित्र जो था धनराम, वह दोनों एक पिछली दुनिया में, बीती हुई दुनिया में लौट गए थे। पुरानी बातें उन्हें याद आने लगी। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कश खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चहारदीवारी में उतरते हैं। गोपाल सिंह की दुकान पर जो उनके अध्यापक थे त्रिलोक सिंह, वे हुक्का पीते थे और वहां से हुक्के के कश खींचकर वह स्कूल की चारदीवारी में आते थे। थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठा पटक करते और बांज के पेड़ों की टहनी पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया। कुछ समय पहले तक जो बच्चे शोर शराबा कर रहे थे, धमा चौकड़ी मचा रहे थे, उठा पटक कर रहे थे, पेड़ की टहनियों पर झूला झूल रहे थे, अपने शिक्षक त्रिलोक सिंह जी को देखकर एकदम शांत हो जाते हैं, एकदम चुप हो जाते हैं, मानो उन्हें सांप सूंघ गया हो। कड़े स्वर में वे पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? और कड़े कठोर स्वर में वे पूछते हैं उन बच्चों से, तुम लोगों ने प्रार्थना कर ली है? यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका संवेद स्वर पहुंचता ही। त्रिलोक सिंह ये जानते थे कि यदि प्रार्थना होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका जो संवेद स्वर मतलब सामूहिक स्वर वहां तक पहुंचता था। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते, फिर वही कड़कदार आवाज से कहते हैं, मोहन नहीं आया आज? मोहन उनका चहेता शिष्य था, मोहन उनका प्रिय शिष्य था। पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक, जो पुरोहित परिवार का था, कुशाग्र अर्थात तीक्ष्ण या तेज बुद्धि का बच्चा था और पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़, पढ़ने में ही नहीं और गायन में भी वह अनुपम था। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। त्रिलोक सिंह जी ने उसको पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता। और वही छात्र सर्वप्रथम विद्यालय में हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए इस प्रार्थना का स्वर शुरू करता था, प्रार्थना शुरू करता था।
मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थीं। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। किस छात्रों से सब सवाल पूछते थे सर और अध्यापक जी, और जब जवाब नहीं मिलता था तब वही सवाल वे मोहन से पूछते और मोहन उन्हें सही जवाब देता था। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते, और जो जिस छात्र से प्रश्न पूछा जाता और वह जो फिसड्डी था, पिछड़ा हुआ बालक जो जवाब नहीं दे पा रहा था, उसको दंड देने का भार वे मोहन पर डाल देते। मोहन को कहते तुम ही इस छात्र को दंड दो। पकड़ इसका कान और लगवा इससे 10 उठक बैठक वे आदेश दे देते थे, और उसके कान पकड़वाकर उठक बैठक लगवाने के वे आदेश देते। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेंत खाए थे। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने उनके अध्यापक त्रिलोक सिंह जी के आदेश पर जो उनका हमजोली था, हमजोली मतलब साथी, मोहन के हाथों कई बार डंडे खाए थे या कान भी खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता। थोड़ी बहुत ईर्ष्या तो मोहन के प्रति थी, लेकिन शुरू से ही वह उसके प्रति आदर का, प्यार, स्नेह का भाव रखता था। इसका कारण एक शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। इसके पीछे कारण यह रहा कि उस समय में जातिगत भेदभाव बहुत अधिक हुआ करता था, और बचपन से ही उसके मन में ये बात बैठा दी गई थी, जातिगत हीनता मतलब छोटी जाति और बड़ी जाति के बीच में जो भेद है, उनमें जो अंतर है, वह एक दूसरे को, छोटी जाति वाले बड़ी जाति वाले लोगों से हीन समझते अपने आप को। तो जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी भी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। धनराम तो लोहार का कार्य करता था और मोहन पुरोहित परिवार का था, ब्राह्मण परिवार का था। इस कारण से उनमें जातिगत हीनता बचपन में ही आ गई थी। इस कारण से उसने मोहन को कभी भी अपना प्रतिद्वंदी अर्थात कॉम्पिटिटर, मुकाबला करने वाला नहीं समझा, बल्कि वैसे मोहन का अधिकार ही समझता रहा। और वह मोहन का अधिकार समझता था कि ये ऊंची जाति वाला, इसी कारण से इसको सभी कार्य करने की छूट है, इसी सारी कार्य करने की स्वतंत्रता है, और वह उसके हाथों से बेंत भी खाते थे। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी तरह से सोचने की गुंजाइश नहीं रखता था। यानी बीच बीच में उनके शिक्षक इसी तरह की बातें करते थे कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और स्कूल का, शिक्षक का, सबका नाम ऊंचा करेगा। इस कारण से धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता। धनराम और कुछ सोचता ही नहीं था। धनराम सोचता था ये वैसे ही बुद्धिमान है, दूसरा ये पुरोहित परिवार का है, इस कारण से ये सारा अधिकार उसका है। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतीहर मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया। धनराम जो था, गांव के दूसरे जो खेतीहर, खेती करने वाले या जो मजदूर परिवार है, मजदूरी करने वाले परिवार के लड़के हैं, उन्हीं लड़कों की तरह किसी तरह से तीसरे दर्जे तक, तीसरी कक्षा तक के स्कूल का मुंह देख पाया। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। त्रिलोक सिंह जो शिक्षक थे, वे कभी कभार इस धनराम पर ज़्यादा ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया, धनुआ तेहरे का पहाड़ा सुना दो। एक दिन अचानक ही धनराम से पूछ लिया, धनुआ धनराम का निकनेम है, धनुआ तेरह का पहाड़ा सुना। तो 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। 13 का पहाड़ा उसके लिए बहुत कठिन हो गया था, पहाड़ होना, कठिन होना। उसने बोला, तेरे एकम तेरे, तेरे दूनी 24, सटाक। एक संटी उसकी पिंडलियों पर मार साबने लगी थी। एक पतली डंडी उसकी पिंडलियों पर शिक्षक ने लगाई थी कि वह टूट गई, और वह डंडी टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला। नाले के किनारे उगी हुई जो झाड़ियाँ थी, वहाँ से एक अच्छी मजबूत डंडी तोड़ कर ला, फिर तुझे तेरे का पहाड़ा याद कराता हूँ, और फिर उसी डंडे के बल पर तुझे तेरे का पहाड़ा याद कराता हूँ।
त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था, सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। त्रिलोक सिंह शिक्षक का ये नियम था कि जिस व्यक्ति को सजा पानी होती है उसको स्वयं ही अपने लिए जाकर हथियार अर्थात डंडा बेंत लेकर आनी होती है। और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव करता है। और ये बात जाहिर सी स्पष्ट है कि जो बलि का बकरा था, जिस पर आक्रमण किया जाने वाला था, जिसे पीटा जाने वाला था, तो वह अपने से ज़्यादा मास्टर का ख्याल रखते हैं। मास्टर को संतोष प्रदान करने के उद्देश्य से ऐसी टहनी का, ऐसी डंडे का चुनाव करता था जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। और इसी कारण से वह मोटी मजबूत वह डंडा लेकर आता था। धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर, धनराम की शायद अल्प बुद्धि रही हो या उसके मन में डर भय बैठा हुआ था, पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। पूरे दिन रटने पर भी, पूरे दिन याद करने पर भी उसे 13 का जो पहाड़ा था वो याद नहीं हो पाया था। छुट्टी के समय जब मास्टर साहब ने उससे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते वह फिर लड़खड़ा गया था। छुट्टी का जब समय था और शिक्षक ने फिर से उसे पहाड़ा सुनाने का कहा, तब तीसरी सीढ़ी तक, जो पहाड़े का तीसरा भाग था, उस तक पहुंचते पहुंचते वे फिर लड़खड़ा गया। जो उससे पहले पूछा गया था पहाड़ा 13 का पहाड़ा, तो 13 एकम 13, 13 दूना 24 बोला था, 26 और 13 तिया, वो बोलते हुए तीसरी सीढ़ी तक पहुंचते वह फिर से घबरा गया, वह फिर से अटक गया। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बेंत का उपयोग करने की बजाय जबान की चाबुक लगा दी। शिक्षक जी ने उसके द्वारा लाए गए डंडे का उपयोग करने के बजाय अपनी जुबान का चाबुक लगा दिया। और जुबान का चाबुक बहुत पीड़ादायक होता है। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। शिक्षक ने चुपती हुई से बात कह दी कि वह लोहार था और इस कारण से उससे कहा, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप, विद्या का बल, विद्या की ऊर्जा, विद्या की शक्ति कहाँ से लाएगा तू। अपने थैले से 5-6 दरातियां निकालकर उन्होंने धनराम को धार लगाने के लिए पकड़ा दी। और अपने थैले में जो दरातियां थी वह दरातियां निकालकर उन्होंने धनराम को धार लगाने के लिए पकड़ा दी थी, क्योंकि धनराम का यह पैतृक पेशा था। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी और ज्यादा उसे पढ़ाने की हिम्मत हैसियत धनराम के पिता की भी नहीं थी। वह गरीब लोग थे। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धोखनी फूकने या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इस कारण से जैसे ही धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ, थोड़ा सा समझदार हुआ, उसके बाप ने, उसके पिता ने उसे धोखनी फूकने यानी आग में हवा देने का कार्य या सान लगाने अर्थात ये जो दरातिया और जो दूसरे औजार होते हैं उन पर धार लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया। इन कामों में उसे व्यस्त रखना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे हथौड़े से गन चलाने की विद्या सिखाने लगा और हथौड़े से प्रहार करने की विद्या सिखाने लगा। फर्क इतना ही था कि जहां मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेंत चुनने की छूट दे देते थे, वहां गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। शिक्षक त्रिलोक सिंह भी उसे सिखा रहे थे और उसके पिता गंगाराम भी उसे सिखा रहे थे। शिक्षक त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद, गलती होने पर अपनी पसंद का बेंत चुनने की छूट देते थे कि तुम ही जाकर अपने लिए बेंत, अपने लिए डंडा लेकर आओ। और यहाँ गंगाराम डंडे का चुनाव स्वयं करते थे, उसके पिता स्वयं डंडा चुनते थे। और जरा सी गलती होने पर छड़, बेंत, हत्था जो भी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रसाद दे देते। और थोड़ी सी भी कोई गलती होती तो उसके पिता जो भी चीज़ उसके हाथ में आती उसी से उसे दंड देते थे। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाली। अचानक गंगाराम की मृत्यु हो गई तो धनराम ने सहज सामान्य रूप से उनकी जो विरासत थी, उनका जो पैतृक व्यवसाय था लोहार का, उस व्यवसाय को संभाल लिया। पास पड़ोस के गांव वालों को तो याद नहीं रहा कि वे कब गंगाराम के आफर को धनराम का आफर कहने लगे। आसपास के गांव के लोगों को ये भी याद नहीं रहा कि उसके पिता जो गंगाराम थे, उनका जो आफर, आफर मतलब लोहार के बैठने की जो जगह वह आफर करा था, उसको अब वह धनराम का आफर कहने लग गए थे। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर
त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते यानी प्राइमरी स्कूल पास करके आगे बढ़ते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर ली, स्कॉलरशिप प्राप्त कर ली, और त्रिलोक सिंह मास्टर ने जो भविष्यवाणी की थी कि यह बहुत बड़ा आदमी बनेगा, स्कूल का और शिक्षक का नाम रोशन करेगा, तो किसी हद तक उस बात को उन्होंने साबित भी कर दिया। तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया। यानी मोहन के पिता, जिनकी हैसियत साधारण सी थी, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी सुदृढ़ नहीं थी, और यजमानों की पुरोहित का कार्य करने वाले जो वंशीधर थे, मोहन के पिता वंशीधर तिवारी, उनका हौसला, उनका हिम्मत बढ़ गई थी। वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे, और उसके पिता अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाने का सपना देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। पीढ़ियों से चला आया जो उनका पुरोहिताई का पैतृक धंधा था, उससे वह निराश हो चुके थे। उसमें इतनी आय, इतनी इनकम नहीं थी। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। जो भी दान दक्षिणा मिलती थी, उसी बल पर, उसी आधार पर किसी तरह से वे परिवार का आधा पेट भर पाते थे, भरपेट भोजन भी नहीं कर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। उनकी ये हृदय की इच्छा थी, मन की इच्छा थी कि मोहन अच्छा पढ़ लिख कर अपने कुल, अपने परिवार की जो दारिद्र्य है, जो गरीबी है, वे मिटा दें। लेकिन इच्छा होने भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था, वह गांव से 4 मील दूर था। सिर्फ सोचने मात्र से ही सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई कराने के लिए जो स्कूल था, वह उनके गांव से 4 मील की दूरी पर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या लगती। 2 मील तो चढ़ाई थी, उसके अलावा 2 मील जो रास्ते में पड़ने वाली नदी थी, उसकी समस्या थी। बरसात के मौसम में वह नदी बहती थी, तो स्कूल जाने में, विद्यालय जाने में उन्हें बहुत कठिनाई होती थी। तो भी वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। फिर भी वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और अपने पुत्र का नाम विद्यालय में लिखवा दिया, उसका एडमिशन, उसका प्रवेश वहां करवा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता, तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते रहते। बालक मोहन बहुत लंबा रास्ता, 4 मील रास्ता तय करके स्कूल जाता। छुट्टी के बाद फिर थका मांदा, थका हुआ वह घर लौटता। लौटने के पश्चात पिता से पुराणों में लिखी हुई जो कथाएं थी, उन कथाओं में जो विद्या व्यसनी बालक थे, विद्या व्यसनी मतलब पढ़ने में रुचि रखने वाले जो बालक थे, उनके उदाहरण देकर उसे उत्साहित करते थे, उसे एनकरेज करते थे, उत्साहित करने की कोशिश करते रहते थे। विद्यार्थियों, कहानी के शेष अंश का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।